नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि की यूट्यूब चैनल पर। ज्ञान भूमि के द्वारा आज एक ऐसा बैच प्रारंभ किया जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा आप सभी को तो थी ही, मुझे भी प्रतीक्षा थी। मैं यह चाहत रखता था कि ज्ञान भूमि के माध्यम से 25 कोर्स संस्कृत के लिए, हालांकि भविष्य में 73 कोर्स संस्कृत के लिए भी ऐसी सोच है, लेकिन वर्तमान में 25 कोर्स संस्कृत के लिए एक ऐसा बैच प्रारंभ हो जो व्यवस्थित पटल हो विद्यार्थी के लिए। क्योंकि संस्कृत विषय से जहाँ कहीं भी तैयारी आप सभी देखते हैं, मैं जहाँ कहीं देख पा रहा हूँ, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, अन्य कोई परीक्षा आयोजित होती हो, उन सभी के लिए पाठ्य सामग्री मिल जाती है, पाठ्य पुस्तक भी व्यवस्थित मिल जाती है। लेकिन 25 कोड या 73 कोड के लिए एक व्यवस्थित पटल मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। हालांकि मैं नहीं कह सकता हूँ कि सभी जगह मैं देख लिया और कहीं ना कहीं हो भी सकती है, सभी जगह जहां तक देख पा रहा हूं वहां तक तो एक व्यवस्थित पटल नहीं है। और इस अभाव के चलते यह परम इच्छा थी कि विद्यार्थी को ज्ञान भूमि के माध्यम से एक व्यवस्थित पटल तैयार किया जाए, जहां पर 25 कोर्स से संबंधित संपूर्ण तैयारी को एकत्र संकलित कर दिया जाए। नहीं उसे किसी पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए का तात्पर्य है कि पुस्तक के किसी अंश के अध्ययन के लिए, ठीक है, किसी पुस्तक के किसी भी अंश के अध्ययन के लिए अन्यत्र भटकना न पड़े, नहीं उसे प्रश्नाभ्यास के लिए भटकना पड़े, नहीं मार्गदर्शन के लिए भटकना पड़े, नहीं मॉडल पेपर के लिए भटकना पड़े। तो इन सभी चीजों को मन मस्तिष्क में रख करके काफी दिन से, लगभग 2-2.5 महीने से मैं जब भी समय पाता था तो मंथन करता था, अकेले होकर के सोचता भी था कि किस तरह से शैली अपनाया जाए, क्या क्या इसमें शामिल किया जाए, कितने दिन का समय लग सकता है, किस पाठ्य वस्तु को किस तरह से पढ़ाया जाए। इन सभी चीज़ों को अपनी योजना में रख करके 1-2 महीने की मेहनत करने के बाद आज से इस बैच को आप सभी के बीच में रख रहा हूं। हालांकि इसका प्रारंभ तो 1 अक्टूबर 2023 से ही होगा अध्ययन अध्यापन का, लेकिन आज से अपनी शैली, अपनी योजना, अपना प्रारूप आप सभी के बीच में रख रहा हूं कि आप सभी समय और विचार के अनुसार काफी विचार विमर्श करके इस बैच से जुड़ें। यदि विचार विमर्श से आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे इस बैच से नहीं जुड़ना चाहिए, तो आप नहीं जुड़ें। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, काफी विचार विमर्श करने के बाद में, हमारे साथ परिश्रम करने के बाद में इस बैच से आप जुड़ते हैं, तो मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि हमारी जिम्मेदारी होगी कि नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा जिस की योग्यता आप रखते हो, जिसके लिए आपके अंदर संस्कार हो, आपके अंदर वह सामर्थ्य हो, उसको आप अवश्य उत्तीर्ण कर जाएंगे। आपके अंदर सामर्थ्य और शक्ति होनी चाहिए, मार्गदर्शन, विषय सामग्री, अभ्यास, यह सारी जिम्मेदारी हमारी है। आप इस वीडियो को देखिएगा, आप बैच से जुड़े न जुड़े इसके लिए आप स्वयं स्वतंत्र हैं, लेकिन इस वीडियो को अवश्य तक इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं केवल अपने बैच के बारे में खासियत को नहीं बताऊंगा, बैच से, नेट से संबंधित कुछ डाटा आपको दूंगा। क्या असफलता की दर है, कितने लोग असफल होते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है सफलता के लिए, क्या क्या असावधानी करते हैं जिसको हमें सावधानी के रूप में समाहित करनी है, और कब से पढ़ाई कर देनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम फंसते हैं, कहाँ कहाँ पर विषय सामग्री नहीं प्राप्त कर पाते, उन सभी चीजों की चर्चा होगी। और फिर अंतिम में चर्चा होगी कि क्या हम लोग इन सभी कमियों को दूर करते हुए एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं, यदि पढ़ सकते हैं तो कैसे कैसे पढ़ेंगे। आप इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके बाद आप स्वयं को तैयार कीजिएगा कि 25 कोर्स संस्कृत नेट के लिए आप आज से निश्चिंत हो जाइए। 25 कोर्स संस्कृत नेट मतलब कुछ नहीं, हाँ, इसके लिए बस कुछ नहीं के लिए मेहनत करना आपको है, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ में एक व्यवस्थित दिनचर्या भी रखनी होगी। केवल मेहनत करने से नहीं होगा, निरंतरता, दृढ़ इच्छा शक्ति, किन किन चीजों से दूरी, उन सभी चीजों की चर्चा होगी। आइए हम सभी एक साल का, केवल 1 वर्ष का एक डाटा देखते हैं, और डाटा पर कुछ बातें होंगी। फिर उसके बाद में हम कुछ शैली पर चर्चा करेंगे, कुछ पठन पाठन
कि दिनचर्या पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इस बैच के बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग इस बैच में क्या क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे, कितना दिन में पूरा करेंगे, क्या फीस रहेगी और किसके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए एक मैं डाटा यहां पर रखा हूं, इस डाटा में आप देख रहे हैं ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है, मैं अपना फेस छोटा कर देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। 13 जुलाई 2019 अमर उजाला का एक ई पेपर मुझे मिला, मैंने नेट पर सर्च किया बस एक साल का डाटा इकट्ठा करने के लिए। 84 सब्जेक्ट में नेट की परीक्षा आयोजित होती है। फॉर्म 2019 में 9,42,419 लोगों ने भरा, उसमें परीक्षा देने वालों की संख्या 6,81,718। अब आप देख रहे हैं कि 6,81,718 लोगों ने परीक्षा दिया, लेकिन नेट कितने उत्तीर्ण हुए? 60,457। संख्या तो बहुत ज्यादा है। आप सोचेंगे कि इतनी संख्या 10% से थोड़ी सी ही कम संख्या है, काफी लोग उत्तीर्ण हुए हैं, आप यही मानेंगे। और जीआरएफ 4756 लोग हुए। हालांकि जो मानक है, परसेंटेज का मानक, उसको भी कभी चर्चा कर लेंगे, कैसे परसेंटेज का मानक होता है, कितना फॉर्म आया, कितने पास हुए, तो कितने नेट होंगे, इन सभी की चर्चा होगी। 55,129 लोगों को नेट उत्तीर्ण करना था, लेकिन समान प्राप्तांक के चलते 60,457 लोग या कुछ और मानक के देखते हुए 60,457 लोग नेट उत्तीर्ण किए। जेआरएफ की संख्या लगभग 4,000 होनी चाहिए थी, 4756 जेआरएफ हो गए। ठीक, लेकिन परीक्षा देने वालों की 6 लाख संख्या है 6,81,718, नेट उत्तीर्ण हुए 60,457। मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की इच्छा यही होती है कि मैं नेट नहीं जेआरएफ हूं, और इसके लिए आप डाटा देख लीजिए कि किस संख्या में लोग बैठते हैं और कितनी संख्या में लोग जेआरएफ होते हैं। अब इस जेआरएफ की तैयारी आपको करनी है। हालांकि 47,56 लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, बस इसी संख्या में शामिल होने के लिए हम लोग रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि नेट की विशेष चर्चा मैं आवश्यक नहीं समझता हूं, जेआरएफ की चर्चा होगी तो नेट की अपने आप उसमें चर्चा हो ही जाएगी, और नेट में बस थोड़ी सी ही कम जरूरत है, जेआरएफ की चर्चा करेंगे, नेट की आवश्यकता अपने आप पूर्ति हो जाएगी। देखिए 4756 लोग आप जो देख रहे हैं, यह केवल एक विषय के लिए नहीं है, यह सभी 84 विषयों का एकत्र समीकरण आप देख पा रहे हैं। जिस विषय में जितने विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और तैयारी करने वाले यदि अच्छे विद्यार्थी हैं तो नेट की संख्या ज्यादा होगी। जितना ही ज्यादा नेट की संख्या होगी उतने ही ज्यादा जेआरएफ भी उत्तीर्ण होंगे। तो 84 का फिगर ना देख करके हम लोग अपने विषय का ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृत विषय से हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। संस्कृत विषय का डाटा मुझे ऐसा नहीं मिला। मैं एक डाटा बस सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूं, वहां पर हर एक साल 25 कोड में 5, 7, 10 इससे ज्यादा कभी भी विद्यार्थी जेआरएफ नहीं होते थे। पूरे भारतवर्ष के भी डाटा आते हैं, ऐसा आप देखेंगे तो मिल जाएगा रिजल्ट। मैं दिखाऊंगा जब हम लोग बैच प्रारंभ कर लेंगे तो सभी विषयों पर चर्चा होगी, कब कितने जीआरएफ हुए, कितने नेट हुए, किस पर कितना कटअप बना था, हर बार का देख लेंगे हम लोग। किस समय परीक्षा का स्तर कितना कठिन था, तब जीआरएफ की कटअप क्या थी, कब 25 कोड में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा रही है, इन सभी चीजों की चर्चा होगी। संस्कृत के लिए मैं कहूं तो एक अच्छे यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जेएनयू, डीयू, ये सब अच्छे यूनिवर्सिटी माने जाते हैं। 10, 12 बस इतने ही जेआरएफ उत्तीर्ण होते हैं एक यूनिवर्सिटी से। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 10 हो रहे हैं, उस समय जेआरएफ की संख्या 41 थी। ठीक है, पूरे 25 कोड से जेआरएफ की संख्या 41 थी। 41 में 10 यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो गए, जेएनयू से कुछ उत्तीर्ण हुए, डीयू से उत्तीर्ण हुए, तो इन सभी चीजों को देख करके कहा जा सकता है कि पढ़ने वालों की संख्या इतनी होने के बावजूद भी, अच्छे मेहनत करने वाले बच्चों की संख्या होने के बावजूद भी, बहुत स्तर तक का परिश्रम करने पर ही हम जेआरएफ में प्रवेश पा सकते हैं। अभी पूरा का पूरा डाटा लेकर आता तो काफी उबाऊ हो जाता समझाने में, क्योंकि आज हम लोग बैच लंच करने जा रहे हैं, बैच के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस संख्या को बस से आपको दृष्टिगोचर कराना था। देख लें कि मेहनत करने पर ही आप जेआरएफ में एंट्री कर पाएंगे। जेआरएफ में एंट्री लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, नेट में क्यों नहीं कर पाते हैं?
विद्यार्थी जो है, आप भी अभी एमए के विद्यार्थी होंगे या एमए पढ़ चुके होंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे या अभी मन में सोच रहे होंगे कि तैयारी भी करनी है। कोई कोई ग्रेजुएशन 3rd ईयर से भी प्रारंभ कर देता है। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मास्टर डिग्री के साथ नेट पीएचडी करनी है, मास्टर डिग्री करने के बाद, तो आप 3rd ईयर से लग जाएं तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि उस समय अपने विषय वस्तु को देखना चाहिए, वो भी नेट जेआरएफ में कार्य आता है, लेकिन पाठ्यक्रम को 3rd ईयर का तात्पर्य ग्रेजुएशन 3rd ईयर से देखने लग जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छे रास्ते पर हैं और बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। हो सकता है कि एमए 1st ईयर आप जैसे क्रॉस करेंगे, 2nd ईयर में आते आते फॉर्म भर के आप आसानी से नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर लेंगे। आप अपने ही बैच में देखिएगा, कुछ विद्यार्थी कुछ लापरवाही से वंचित रह जाते हैं सफलता से, कुछ विद्यार्थी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, कुछ विद्यार्थी समय काफ़ी सावधान हो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी परीक्षा के समय अव्यवस्थित हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि एक प्रारंभ से लेकर के परीक्षा के दिन तक, या हाँ परीक्षा के दिन नहीं, परीक्षा जब समाप्त हो उस समय तक उतार चढ़ाव का क्रम चलता है। उस समय हम लोग उस समय तक, अभी 3rd ईयर में हो या एमए कर रहे हो या आचार्य कर रहे हो, आचार्य वाले तो हालांकि भरते नहीं, 73 कोड भरते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, प्रत्येक दिन आपको एक व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा, तब जाकर के आप नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण करेंगे। छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा कर लें, नीचे कुछ बातें लिखी गई है उस पर मैं चर्चा कर लूं कि आप एक विद्यार्थी हैं तो इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लीजिए, उसके साथ आप नेट और जेआरएफ के लिए लग जाइए और फिर चर्चा करेंगे कि इस बैच में हम लोग क्या क्या और कितना दिन में पढ़ने वाले हैं। आइए, सफलता की कुंजी ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कॉपी करके आपको दे रहा हूं, मैं ये सोचता हूं, अनुभव करता हूं और वही शब्दों में भी लिख भी दिया हूं। कोई पुस्तकीय शब्द यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमें एक संकल्प लेना पड़ता है कि मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करूंगा। नेट भी कुछ ऐसा ही है, हालांकि कुछ विद्यार्थी इसको खेल खेल में उत्तीर्ण कर जाते हैं, 2 बार 4 बार नहीं 5 बार उत्तीर्ण कर जाते हैं, कुछ लोग तो 5 बार जेआरएफ भी हो जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ के लिए, इस परीक्षा के लिए कुछ लोग खेल बन जाते हैं, 8 बार 10 बार 5 बार दे रहे हैं लेकिन न नेट हो रहे न जेआरएफ हो रहे हैं। अब इसी पर चर्चा करनी है। न आप अपने आप को बहुत उच्च स्तर का मानिए और न ही बहुत निम्न स्तर का, एक मध्य श्रेणी के विद्यार्थी मानते हैं। तो हालांकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने से पहले सभी मध्य श्रेणी के ही हैं, कमजोर ही आंकना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि मैं नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा, कैसे भी करूंगा, करूंगी, सभी के लिए बात हो रही है। निरंतरता, संकल्प हो गए। अब अध्ययन में आप निरंतरता बना करके रखेंगे। शब्द लिखे हुए हैं, उसका भाव मैं बोल रहा हूं और आप स्वयं समझदार हैं, ठीक है। निरंतरता को कहीं नहीं जाने देंगे। उसके बाद बात आती है कि मेहनत भी करने लगे, संकल्पित भी हो गए। जैसे हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में सारी बातें चलने लगती है, क्या सफल तो हो जाएंगे, तो क्या होगा, इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इससे छूट जाए, उससे छूट जाए, ये वाला प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, हमारे पास तो ये विषय वस्तु कमजोर है, उसको तो मैं नहीं समझ पाया हूँ। किसी के लिए व्याकरण कमजोर तो किसी के लिए साहित्य कमजोर, किसी के लिए दर्शन कमजोर। इन सभी चक्रों का आना स्वाभाविक बात है, लेकिन आपके मन में असफलता का डर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। असफलता है ही नहीं, परिश्रम एक बल्ब है और बल्ब जलने के बाद में फिर असफलता रूपी अंधेरा आपके जीवन में नहीं ही रहेगी। परिश्रम आपके पास है, बल्ब यदि आपके पास में है तो आपके रूम में अंधेरा कैसे? ऐसे ही परिश्रम है तो फिर असफलता कैसे जीवन में? संभव ही नहीं है। भाग्य को मत लाइए साथ में, केवल अपने परिश्रम को लाइए, कर्म को लाइए। आप पढ़ना प्रारंभ कर दिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अपने साथ के जो तेज तरार विद्यार्थी होते हैं उनको देख लेते हैं, वो जैसा पढ़ाई कर रहे हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं उसके पक्षधर में कुछ ही प्रतिशत हूँ, उसके पक्षधर कुछ प्रतिशत हूँ। आपको स्वयं पहले पाठ्यक्रम का 2, 4, 5 दिन तक आकलन करना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है, देखना चाहिए कैसे प्रश्न आते हैं। पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं होता है कि एक पन्ना उठा लीजिए और उसको देख करके हाँ ये पढ़ना, नहीं। आप उसके गहराई तक जाइए कि हमें काव्य प्रकाश पढ़ना है तो काव्य प्रकाश में क्या क्या पूछता है, कहाँ से पंक्ति पूछी गई है, किस पुस्तक की सहारा लेनी चाहिए, इन सभी चीजों का आपका ज्ञान हो जाए। ये पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान है। हालांकि यह उस विद्यार्थी के लिए कठिन है जो अभी अध्ययन अध्यापन प्रारंभ ही कर रहा है, उसके लिए मैं हूँ। पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान कराने के लिए मैं हूं।
फिर सटीक विषय सामग्री की उपलब्धता, लगभग 5 से 7 प्रकार का गाइड उपलब्ध है मार्केट में, लेकिन मैं किसी भी गाइड के साथ में सहमत नहीं हूं। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं गाइड की सहायता लेने के लिए आपको मना करूंगा और मैं नहीं लेता हूं, मैं भी लेता हूं, लेकिन मूल पुस्तक का संकलन, मूल पुस्तक की उपलब्धता आपके पास में हो, गाइड का सहायता केवल नोट्स के रूप में ले तो ज्यादा अच्छा है। सभी मूल पुस्तक आवश्यक हो ही यह भी आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे भी पुस्तक हैं जिनका बस छोटा सा अंश आपको पढ़ना है, यदि वह कहीं अन्यत्र मिल गया तो बस उसको ले लीजिए, वहीं से पढ़ लीजिए। तो सटीक विषय सामग्री की उपलब्धता एक विद्यार्थी के पास में होनी चाहिए जो तैयारी करने का मन में संकल्प ले लिया। फिर परीक्षा की संभावित तिथि, हालांकि नेट और जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि परीक्षा लगभग तय ही रहती है, एक बार जून में होना है, एक बार दिसंबर में होना है, टलती भी है तो 6 महीने पर हो ही जाना है। तो परीक्षा की संभावित तिथि एक अपने मन मस्तिष्क में बना लीजिए, एक योजना बनाइए कि हम इस महीने में इतना पढ़ाई कर लेंगे, इतने दिन में पढ़ाई कर लेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस समय आपका डिस्टर्बेंस होना है, किस समय आपके में घर में शादी है, कुछ अनहोनी भी हो जाती है जो आप संभावित विचार नहीं बना पाते हैं। उसके लिए संभावित जो है उसके लिए क्या विचार बनाएंगे? तो वैसे अनहोनी को भी बैकअप करने के लिए आपके पास में एक दिनचर्या होनी चाहिए, और उस दिनचर्या में एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि परीक्षा तिथि जाते जाते तक पाठ्य सामग्री का केवल अध्ययन ना हो, अध्ययन के साथ में प्रश्नाभ्यास हो, मॉडल पेपर का अभ्यास हो, पर्याप्त आवृत्ति हो, ये सब कुछ हो जाए। और सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जहां पर काफी विद्यार्थी लोग गड़बड़ करते हैं और गड़बड़ करके वह वंचित हो जाते हैं नेट जेआरएफ से और हर बार केवल परीक्षा देते हैं। देखिए लिखा है बीच बीच में अन्य तैयारी से दूरी, कभी टीजीटी में लग जाएंगे, कभी पीजीटी में लग जाएंगे, कभी सोचेंगे डीएवी में जाके प्राइवेट ज्वाइन कर ले, कभी सोचेंगे कुछ पैसा का संकलन हो जाए, कुछ अन्य कार्य करने लगेंगे, और उससे क्या होता है कि उनकी तैयारी बाधित हो जाती है। और आपकी तैयारी यदि बाधित हो गई बीच में 10-15 दिन के लिए, तो मैं यह गारंटी कह सकता हूं कि उस समय का रिदम आपका पूरा खत्म, आपने जो मेहनत किया था 15, 20, 25 दिन वह सब चौपट हो गया। तो एक बार संकल्प लें तो सिद्धि तक अवश्य पहुंचे। यदि आपने नेट जेआरएफ के लिए सोच लिया है तो आप यदि अभी अध्ययन कर रहे हैं, 3rd ईयर में है या एमए फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में है, तो आप और सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल नेट के लिए सोचिए। और नहीं तो बीच बीच में भटकेंगे, 7 बार 8 बार वाला ग्राहक आप भी बन जाएंगे यूजीसी का, 1000 रुपया देकर फॉर्म भरेंगे, बस यही होगा। और एक चीज, बहुत शीघ्रता से परहेज कीजिए। लोग सोचते हैं 2 महीने 4 महीने किताब पलट लेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा यदि आप करेंगे तो फिर भी असफल होंगे, क्योंकि शीघ्रता से बहुत जल्दी आप इतने बड़े पाठ्यक्रम को नहीं आत्मसात कर सकते हैं, नहीं उस पर मजबूती बना सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप बहुत शीघ्रता से बचें, एक व्यवस्थित दिनचर्या में चलें, बहुत ज़्यादा एक दिन पढ़ने से बचें, एक दिन 16 घंटा पढ़ रहे हैं, एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़ रहे, इन सब चीज़ों से बचिए। एक बात लिखी गई है यहाँ पर, अनुलंघनीय दिनचर्या, एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या के अनुसार आप नेट की तैयारी प्रारंभ करें। दिनचर्या में हमें कितना देर पढ़ना है डिसाइड कर लें। हालांकि मैं बैच प्रारंभ करने के शुरुआती 1 आध दिन जो 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर होगा, उसमें दिनचर्या पर भी चर्चा करूंगा, किस तरह की दिनचर्या अपनाइए, कितने दिन में पाठ्य सामग्री तैयार हो जाएगा, अध्ययन कर लेंगे, इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। लेकिन अनुलंघनीय दिनचर्या का तात्पर्य कि आप हर एक दिन दिनचर्या का जो आपने संविधान बनाया है, जो नियम बनाया है, उस नियम को बार बार तोड़िए नहीं, क्योंकि जब जब संविधान टूटते हैं तो विनाश ही होता है। और यहाँ पर क्या विनाश होगा? यहाँ पर आपकी सफलता का विनाश होगा। तो एक अनुलंघनीय दिनचर्या बनाइए जिस पर काफी ध्यान दे करके, काफी एकाग्र होकर के पालन कर सके। आपको अत्यधिक पाठ्य सामग्री संग्रहण से बचिए। बाप रे बाप, ये भी जहर का काम करता है। यदि आप नेट या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और खाली मैटर जुटाने में लगे हैं, उनके पास मिला कुछ जीरोक्स करा के लाए, कुछ उनके पास मिला जीरोक्स करा के लाए, और जीरोक्स कर करके पूरा अलमारी भर लिए, और पढ़ना आपको कितना है? बस 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन। ये कमी मेरे में थी, इसलिए मुझे इस बात का काफ़ी अच्छे तरीके से अनुभव है कि पाठ्य सामग्री का संग्रहण से बचिए, नहीं तो आपको खत्म कर देगा। बहुत पाठ्य सामग्री आपके पास नहीं होना चाहिए।
वही पाठ्य सामग्री हो जो अपेक्षित हो, जिसकी आवश्यकता हो। हालांकि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी पाठ्य सामग्री समुचित है, उसके लिए मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि ये पाठ्य सामग्री इसके लिए जरूरत है। विषयों के साथ समपक्षपात नीति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। आपको हर एक विषय पर पर्याप्त समय देना होगा। ऐसा नहीं कि किसी को खूब पढ़ रहे हैं और किसी को एकदम छांटे दे रहे हैं, उसको छोड़ दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपने जिसको खूब पढ़ा है, परीक्षक को ये थोड़े पता है कि आपने इसको पढ़ा, इसी से पूछ लें। उसको तो यूनिट मिला हुआ है, सिलेबस मिला हुआ है, प्रत्येक सिलेबस पर प्रश्न निर्धारित है कि इस सिलेबस से इतना ही प्रश्न बनाना है, तो वह बन करके आएगा ही। तो हर एक विषय वस्तु पर आप पर्याप्त ध्यान दें। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आप सुनते हैं कि विशेष बच्चों के लिए विशेष कक्षा, ऐसे ही जो विशेष विषय सामग्री है, विशेष विषय सामग्री क्या हो गया, जो कठिन है, जिसको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है, ऐसे विषय सामग्री के लिए आप कुछ विशेष नीति भी अपनाएं। लेकिन मेहनत सभी के लिए करनी है। आलस्यपन का शिकार होने से बचना है। बहुत लोग आलसी हो जाते हैं। आलसी केवल शारीरिक आलस्यता नहीं है, मानसिक आलस्यता भी होती है। मन से सोचते छोड़ो, कर लेंगे ना, अभी आने दो वक्त, अभी तो परीक्षा तिथि नहीं आई है, फार्म भराया है। अरे भैया, यूजीसी नेट है, मिनी आईएएस मैं कह सकता हूं इसके लिए, ठीक है। छोटा सा इसको आप एग्जाम न मानिए। हालांकि सफलता बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, मैं ये भी कहता हूं, लेकिन उस सफलता के लिए आप इसको एक छोटा सा टीजीटी पीजीटी के बराबर ना समझिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है और प्रसन्नता तब होगी जब आप पढ़ करके भगवान भरोसे ना निकालें। पढ़ करके कुछ तुक्के से भी निकलते हैं नहीं, आप 10-5 प्रश्न ऊपर रहे, मेरिट से आपको लगे कि मैंने पढ़ाई किया था, पेपर देकर आया हूं, मेरा नेट जेआरएफ होना फिक्स है। तो आलस्यपन का शिकार हुए तो चौपट। यदि आलस्यपन का शिकार आप हो गए तो फिर चौपट होना है, क्योंकि मानसिक आलस्यता सबसे ज्यादा दिक्कत आपको करेगी। और 2-4 दिन का ही गैप बहुत बड़ा कारण बन जाएगा किसी तैयारी को ब्रेक देने के लिए। तो गैप तो होना ही नहीं चाहिए। गैप हो भी तो सुनियोजित गैप हो। आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस दिन गैप करना है, हमें इस दिन यहाँ जाना है, तो उस दिन मैं इस पढ़ाई को स्थगित रखूंगा। शारीरिक आरोग्यता का भी ध्यान रखें। ये बात मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी। यदि आप शरीर ही स्वस्थ नहीं रखेंगे तो फिर न अध्ययन अध्यापन कर पाएंगे, नहीं कोई अन्य कार्य कर पाएंगे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कुमार संभव की ये पंक्ति है। प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी इसको सुने ही होंगे। यदि नहीं भी सुने होंगे तो समझ लीजिए कि आपका शरीर ही सब कुछ है। शरीर में यदि आरोग्यता है, शरीर स्वस्थ है, तभी आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, तभी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तभी आप कुछ अध्ययन कर पाएंगे। और मार्गदर्शन, अपने सीनियर की मार्गदर्शन लीजिए। आपके यदि अग्रज हैं पढ़ाई किए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। उचित मार्गदर्शन जरूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी मार्गदर्शन नहीं लेने के कारण हमें कुछ ऐसे विषय पर मेहनत करने पड़ जाते हैं जहां पर कोई जरूरत ही नहीं है, या अनावश्यक भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। मैंने ऐसे किया है, तो ये सब अपना अनुभव ही बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि किसी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ कि आप जाकर के वीडियो के माध्यम से ये सब बताइए, नहीं। ऐसा होता है तब मैं आपको बता रहा हूं। तो मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहिए। हालांकि मेरे से जुड़ेंगे तो मैं बीच बीच में एक मार्गदर्शन वाला वीडियो 10 दिन पर, 15 दिन पर देता रहूंगा, जिससे आप विचलित ना हो, बस केंद्रित होकर के लगे रहे। सांसारिक आकर्षणों से परहेज, इसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं क्यों लिखा हूं। लोभ और काम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मैं अभी देख रहा हूं कि जिस उम्र में विद्यार्थी नेट की तैयारी करते हैं, वहां पर 2 चीजें काफी, काम को तो कहिए ही नहीं, काम तो इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। वहां पर किसी भी तपस्या को भंग करने के लिए काम का इतना प्रबल सामर्थ्य है ना कि किसी भी तपस्या को, अध्ययन रूपी तपस्या ही है आपके पास में, उस तपस्या को भंग करने के लिए काम झट से हावी होगा और पट्ट से चौपट करेगा आपको। और काम को अभी किनारे भी कर देते हैं, ठीक है। काम थोड़ा मर्यादित चीज है, पर्दा में चीज है, तो उस पर बात कम ही करेंगे। मैं बोलूंगा कम, आप सोचिएगा समझिएगा ज्यादा। लोभ पे चर्चा करते हैं। इस उम्र में जैसे ही हम 22 क्रॉस करते हैं तो हमें कमाने की एक भूख बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। उसके लिए छोटे छोटे कार्यों में हम लोग फंस जाते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी के लिए मैं 25-30% विद्यार्थी के लिए कह सकता हूं कि पंडिताई की वृत्ति अपनाते हैं। आप पंडिताई कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं है और आवश्यकता है, करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी शेड्यूल होना चाहिए कि मैं नवरात्रि में करूंगा, सावन में करूंगा,
या महीने में 2-3 दिन करूँगा, उसके अलावा मैं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं किया हूँ, मुझे पता है और कितना करने से हानि नहीं होती है। और आज के समय के लिए 1-2 बात और कर सकता हूँ, जैसे बच्चे शेयर मार्केट खेल रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ टिकटॉक का कार्य कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, पॉपुलरिटी। अरे भैया, आप यदि अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हुए हैं। आपकी एक विशेष पहचान है और विशेष पहचान के लिए बस 5 साल समय तो दीजिए। आप 2 साल नेट कीजिए, 3 साल 4 साल में पीएचडी, 2 साल पीजी कीजिए, 3-4 साल में पीएचडी कीजिए। उसके बाद आपका ये यूट्यूब और टिकटॉक के लिए आप बने हैं। आप एक बहुत ही उच्च स्तरीय व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उसको पाने का प्रयास कीजिए, न कि वह पाने का प्रयास कीजिए जो आजकल के गली में घूमते हुए लड़के कर रहे हैं। तो मैं बार बार कहूंगा कि उन सब चीजों से बचिए, और उसके लिए एक शब्द है कि लोभ से बचिए, काम से बचिए। फिर हालांकि यहाँ पर पर्यायवाची ही वाक्य है कि लाभप्रद वस्तु चाहे कितनी भी क्यों ना हो, कितना भी सम्मान मिले, कितना भी यश मिले, लेकिन आपका लक्ष्य यदि नेट जीआरएफ है तो केवल और केवल नेट जीआरएफ जब तक नहीं हो जाता है तब तक नेट जीआरएफ को ही ध्यान में रखिए और सामाजिकता से दूरी रखिए। ये भी कैसे, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, एक के बहन का शादी है, एक के भाई की शादी है, आप उसके यहाँ अटेंड कर रहे हैं, कभी किसी के चाचा की शादी है तो कभी किसी का इंगेजमेंट है, आप महीना में 10 दिन खाली घूम रहे हैं, चौपट हैं आप। यदि आप ऐसा करते हैं तो सामाजिकता से दूरी नहीं है आपके पास में, तो आप अपने लक्ष्य को कूच रहे हैं। ठीक है, कूचने का तात्पर्य, अब मैं कह सकता हूं कि अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। कूचने का तात्पर्य है कि आप अपने हाथों से उसको खत्म कर रहे हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और आप सोचेंगे कि छोटा सा बदलाव लाए हैं, 4 बजे उठते थे पहले, 4 बजे तो हालांकि आप उठते नहीं होंगे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी उठने का शेड्यूल हो, मैं बोलूं कि आधा घंटा और पहले उठ जाइए। तो सोचेंगे आधा घंटा पहले उठने से होगा क्या? फिर कहूंगा कि आप 1 पेज पढ़ते थे, थोड़ा 2 पेज पढ़ने का आदत डालिए। फिर कहूंगा 2 ही 3 पुस्तक रिवीजन करते थे, 4 पुस्तक रिवीजन कीजिए। तो आपके मन में यदि ऐसा लग रहा है कि छोटी सी चीज हम क्यों करें, छोटी सी चीज क्यों करें, तो बस इतना जानिए कि छोटी छोटी बदलाव यदि आप करेंगे तभी बड़े कामयाबी का हिस्सा होगा। 5-5 रुपया बचाने से 50 रुपये बनता है। 10-10 सेकंड बचाने से, यदि 10-10 सेकंड को 10 जगह बचाते हैं तो 100 सेकंड बचाया आपने, 100 सेकंड को 10 जगह बचाए तो फिर आप उसी अवसर से मिनटों को बचाए, और यही मिनट समय आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं कहूंगा कि और कुछ बचाइए या ना बचाइए, भले 10 रुपये ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन समय अवश्य बचाइए। नहीं तो विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा कोई नुकसान है तो वह समय है। नीति शतक की पंक्ति शायद आपने सुना भी होगा, कहाँ हानि, हानि क्या है वास्तव में, तो समय च्युति, समय का निकल जाना, समय का बीत जाना ही सबसे बड़ी हानि है। और उस हानि से विद्यार्थी को बचना चाहिए। धन जाए तो जाए, समय नहीं जाए। पढ़ाई का आपने पूरा प्रारूप तैयार कर लिया, आप काफी अच्छे तरीके से लग गए तैयारी करने में, उसमें आप अध्ययन शैली को, यहाँ अध्ययन शैली पहले लिखना था, अध्ययन शैली को अपनाइए अच्छे तरीके से। आसान विषयों का अध्ययन के लिए अलग समय निर्धारित कीजिए, कठिन विषयों के लिए अलग निर्धारित कीजिए। जिस समय आप काफी ऊर्जान्वित होते हो उस समय कठिन विषयों को पढ़िए, जिस समय थोड़ा सा मन मस्तिष्क थका भी रहता हो लेकिन विषय आसान है उस समय आप इसका अध्ययन कीजिए। प्रश्नाभ्यास का भी समय प्रत्येक दिन निकालिए, विषयवार आपको प्रश्नाभ्यास अवश्य करनी चाहिए। आवृत्ति भी, आवृत्ति में दोनों अंश आपने बहुत पहले पढ़ा था, उसको भी आवृत्ति कीजिए। आप कल पढ़े उसकी भी आवृत्ति कीजिए। इस तरह से, हालांकि इस पर हम लोग बहुत और चर्चा करेंगे, अभी हमारी जो पढ़ाई की शैली है और जो आपसी बातचीत है, एक बैच है, यह सब प्रारंभ हो जाए तो और भी चर्चा होगी कि हम लोग क्या क्या किस किस दिन क्या क्या करें। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके एक व्यवस्थित रूप दे सकते हैं अपने तैयारी को। यह तो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से आने वाली समस्याएं। कुछ कुछ तो अध्ययन सामग्री से संबंधित समस्याएं, जैसे नेट में कुछ कुछ ऐसे बिंदु है जहां पर अप्राप्य व्यवस्थित सामग्री, ऐसा नहीं कर सकते कि अप्राप्य सामग्री, अप्राप्य व्यवस्थित सामग्री, बहुत व्यवस्थित रूप में सामग्री ही नहीं है। हालांकि अब इसका अभाव दूर हो जाएगा क्योंकि 2-2.5 महीने के मेहनत के बाद इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है और इसमें लगने वाला समय भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद भी
व्यवस्थित सामग्री के साथ अप्राप्य शब्द नहीं जुड़ा रहेगा। कष्ट साध्य पाठ्य सामग्री है, कुछ कुछ ऐसे अंश भी है जहां बहुत मेहनत करने के बाद हम पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित कर पाते हैं, पाठ्य सामग्री को पढ़ने लायक बना पाते हैं। ये कुछ अंशों में ही लागू है, सभी जगह नहीं। अव्यवस्थित पाठ्य सामग्री, नेट में कुछ ऐसे बिंदु भी है जहां पर ऐसा हम कह सकते हैं कि उसका एक प्रारूप नहीं है कि जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। तो इन तीनों समस्याओं को, पाठ्य सामग्री से संबंधित समस्या को ध्यान में रख करके काफी विचार विमर्श करने के बाद एक हम लोग विषयों का सूची तैयार कर लिए, विषयों की सूची तैयार कर लिए, जिसमें हो गया है कि ये कठिन है तो इसको कहाँ कहाँ से संकलित करके विद्यार्थी को किस रूप में देना है, इसका वीडियो किस रूप में देना है कि वह उसके लिए एकदम चुटकी बजाते हुए तैयार हो जाए, बस पढ़े वो और तैयार हो जाए। अब इन सभी चीजों को आपने देखा, अब ये समस्या तो आपने देख लिया। अब मैं ये चर्चा करूंगा कि ज्ञान भूमि से आप जुड़ेंगे तो किस किस तरीके से पढ़ाई की जाएगी, क्या क्या इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ बैच का ज्ञान भूमि के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा उसके विशेष बिंदु, हालांकि अन्य बिंदु बहुत सारे हैं लेकिन विशेष बिंदु को मैं बता रहा हूं आपको। चलिए, ये विषय वस्तु का प्रारंभिक स्तर से अपेक्षित स्तर तक का अध्ययन अध्यापन। विषय वस्तु संस्कृत के विद्यार्थी के लिए, संस्कृत का कोई विषय वस्तु कठिन नहीं है, लेकिन हर एक विद्यार्थी हर एक विषय को नहीं जानता है। तो ये माना जाएगा कि सभी विद्यार्थी सभी विषयों के प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं, कोई कोई किसी अंश में विशेष ज्ञान रखता होगा, लेकिन प्रारंभिक स्तर से उसको पढ़ाया जाए और उस स्तर तक पढ़ाया जाए जहां तक आजकल के प्रश्न पत्र में प्रश्न बन रहे हैं। फिर यदि कुछ विषय वस्तु कठिन है, जैसे ब्रह्मसूत्र है, और इतना अव्यवस्थित और कठिन शैली में आपको मिलेगा कि वहां पर आप डगमगा जाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। एक सारणी बना सकते हैं, जहां पर सारणी की जरूरत पड़ी, जहां पर डायग्राम की जरूरत पड़ी डायग्राम बना ले, कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार करने उसको बना ले, कुछ एक्स्ट्रा उस पर अभ्यास करना पड़े उसको कर ले, कुछ बार बार प्रश्नों को पूछना पड़े उसको पूछ ले, 2-3 दिन तक यदि उस पर व्याख्या देनी पड़े तो उसको देख ले, वह आसान बन जाए। तो कठिन विषय वस्तु को एक सूचीबद्ध कर लिया गया है, उसको कब और किस तरीके से आपको बताना है, हाँ किन 2 विषयों के बीच में बताना है, यह भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम एक कठिन पढ़ाए थे फिर कठिन पढ़ा दिए और बीच में और कठिन वाला डाल दिए, नहीं। आसान हो, जब आपका मन मस्तिष्क ताजा हो, जब आप काफी अच्छे तरीके से लगे हों। अब दिवाली की छुट्टी आई है और उसी बीच में मैं बता दूं कठिन विषय वस्तु का, आप अपने घरेलू कार्य में लगे हैं और वहां पर बताने का मतलब क्या हुआ कि बस मैंने अपना पाला झाड़ लिया बता करके, लेकिन उससे आप लाभान्वित नहीं होंगे। तो लाभान्वित होने के लिए ससमय और सुव्यवस्थित तरीके से कठिन विषय वस्तु को आप तक पहुंचाया जाएगा। निरंतरता बनाए रखनी है, बैच में निरंतरता हमें बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है। और जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा केवल परीक्षा के लिए उपयोगी ही होगा, उसी को पढ़ाया जाएगा और परीक्षा दृष्टि से ही पढ़ाया जाएगा। और परीक्षा दृष्टि के तात्पर्य होता है वर्तमान की परीक्षा दृष्टि। 1994 का प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे, उस समय जो पूछा जाता था वेद कितने होते हैं, यदि वह आज आपसे हम पढ़ाएंगे और आपसे पूछेंगे तो उससे आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्या शैली अपनानी चाहिए, कितना स्तर तक गहराई हमारा होना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिर परीक्षा की संभावित तिथि ऊपर भी चर्चा हुई थी, इसको हम भी अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। ऐसा नहीं केवल आप रखेंगे, मन मस्तिष्क में रख करके एक योजना बनाई जाएगी और उस योजना के अनुसार ही चलना है। फिर पढ़ाने के बाद विषयवार परीक्षा स्तरीय प्रश्नों का पर्याप्त अभ्यास भी आपसे कराना है। नहीं तो विषय सामग्री आपने अध्ययन कर लिया लेकिन उसका अभ्यास के अभाव में आप कहीं कहीं पर उस शैली को नहीं अपना सकते हैं जिस शैली से प्रश्न बनता है। तो उस शैली से भी पर्याप्त प्रश्न बनाया जाए और आपका अभ्यास कराया जाए। मॉडल पेपर बहुत ही रामबाण होता है जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन पूर्ण कर चुके होते हैं, बस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं उस समय के लिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आपका अध्ययन अध्यापन यूजीसी नेट जेआरएफ बैच में किया जाएगा, ज्ञान भूमि के द्वारा जो बैच लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, संपूर्ण विषय वस्तु का पाठ्य वस्तु यदि एकत्र संकलित किया जाए, एक पुस्तक तैयार की जाए तो समय तो काफी लगेगा, लेकिन आपके पास में वह एक व्यवस्थित नोट्स और पुस्तक हो जाएगी। व्यवस्थित पुस्तक नोट्स के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जब हम लोग 2-3 महीना इस पर अध्ययन कर लेंगे
तब जाकर के इसको आप सभी तक मैं पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी करना होगा और मुझे लगता है कि शायद बहुत व्यापक और विस्तृत नोट्स भी तैयार हो जाए जो सभी चीज को अपने अंदर समाहित कर ले। तो यह भी हमारे सोच में है, हमारे उद्देश्य में है, इस बैच के अंतर्गत इसको रखा गया है। हालांकि बैच की जो फीस ली जाएगी उस फीस से यह बाहर ही यह पाठ्य सामग्री होगी, लेकिन बैच खत्म होते होते परीक्षा आने के पहले एक काफ़ी अच्छी पुस्तक या नोट्स आपके पास में पहुंच जाए जिससे आप अपना अभ्यास कर सके। मैं प्रत्येक विषय वस्तु को देख लिया हूं काफ़ी अच्छे तरीके से, एकदम प्रारंभिक स्तर से परीक्षा के स्तर तक पढ़ाया जाए। मैं इस वीडियो में या इस बैच में यह नहीं कह पाऊंगा कि मैं बहुत जल्दीबाजी में आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि नहीं, व्यवस्थित पाठ्य सामग्री देने के लिए परिश्रम भी व्यवस्थित, मेहनत तो आपको भी करनी होगी, केवल मुझे ही नहीं, परिश्रम भी व्यवस्थित, पाठ्य सामग्री भी व्यवस्थित, समुचित पाठ्य सामग्री भी, इन सभी के लिए हमें समय देना होगा। वीडियो में काफ़ी व्याख्यान करने होंगे, 500 प्लस विषय वस्तु के वीडियो तैयार होंगे और मुझे लगता है कि जितना मैं वीडियो पढ़ाऊंगा उतने का प्रश्नाभ्यास भी कराने के लिए उतना वीडियो भी हमें प्रश्नाभ्यास के लिए बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा, चाहिए नहीं, बनाना पड़ेगा। और इसके 2 प्लेटफॉर्म है, 500 प्लस विषय वस्तु का वीडियो आपको पेड बैच में, जो ज्ञान भूमि के पेड बैच से जुड़े रहेंगे उनको मिल जाएगा ज्ञान भूमि के एप्लीकेशन में, और प्रश्नाभ्यास का वीडियो मैं यूट्यूब पर कराता हूँ। किसी भी बैच का, जो भी बैच प्रारंभ हुआ, चाहे झारखंड पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, EMRS पीजीटी हो, इन सभी का प्रश्नाभ्यास, केंद्रीय विद्यालय, सभी का प्रश्नाभ्यास यूट्यूब पर आप देख पाए हैं तो देख लेंगे, लेकिन विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन केवल पेड बैच में ही कराया जाएगा। फिर वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपके पास में उपलब्ध हो जाए, भले पुस्तक बाद में उपलब्ध हो, क्योंकि उस पुस्तक PDF को आप निकाल के या उस PDF से नोट्स बना करके अभ्यास का क्रम बनाए रखें। वही बात लिखी गई है कि ज्ञान भूमि एप्लीकेशन के माध्यम से ही कक्षा चलेंगी विषय वस्तु की, प्रश्नाभ्यास की कक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। अच्छा, यह विशेष लाभप्रद किसके लिए है? जो लोग बहुत जल्दीबाजी में है कि नहीं हम 2 महीना पढ़ेंगे, 4 महीना पढ़ेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी तैयारी काफी अच्छी हो गई होगी। हालांकि यदि वो किसी पक्ष में कमजोर है तो वह इस बैच में जोड़ करके अपने मजबूती कर ले, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी अभी MA में एडमिशन लिए हैं या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है या MA 2nd ईयर में है, यदि वह अभी इस बैच से जुड़ जाते हैं तो ससमय वो JRF हो जाएंगे। यदि काबिलियत है उनके पास में, पढ़ने की शैली है, तो ससमय का तात्पर्य है कि MA उत्तीर्ण करते करते उनके पास में JRF का सर्टिफिकेट होगा, अवार्ड लेटर उनके पास में होगा। तो MA में जो अध्ययनरत है छात्रों के लिए, उनके लिए है। अब आइए, इस बैच का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दिसंबर 2000, अच्छा ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, 24 नहीं 24 लिखना है। इसको आप 23 न मान करके 24 मानिए। दिसंबर 2023 में जो परीक्षा आयोजित होगी उस समय के लिए मैं ये कोर्स नहीं प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में नेट का सिलेबस पूर्ण नहीं होगा और भागने वाला कार्य नहीं करना। इसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए, इसको यहाँ से पढ़ लीजिए, उसको वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं कदापि यह नहीं करना चाहता हूँ। नेट के लिए एक व्यवस्थित और काफ़ी परिश्रम पूर्ण बैच को रखना चाहता हूँ, जो हमेशा के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ाने के बाद मैं जब दोबारा बैच लॉन्च करूंगा UGC नेट का तो उसमें नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पाठ्य सामग्री भी व्यवस्थित उस विद्यार्थी के पास में पहले से हो और नया भी अध्ययन सामग्री उसके लिए जो पूरक सामग्री हो उसको दिया जाए। तो इस बैच को व्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने के लिए समय चाहिए, और समय के लिए मैं कहता हूं कि 2024 वाला जो जून का एग्जाम हमारे पास में होगा उसके लिए आप तैयार हो जाइए। मैं उसी के लिए तैयारी करवा रहा हूं। दिसंबर वाले जो देना चाहते हैं जुड़ें, लेकिन सभी पाठ्य सामग्री दिसंबर तक नहीं तैयारी करा दी जाएगी, लेकिन जून तक एक अंश नहीं बाकी रहेगा और नहीं प्रश्नाभ्यास, नहीं मॉडल पेपर, नहीं पुस्तक, सब कुछ आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। तो लक्ष्य यदि आपका है जून 2024 का JRF, तो आप अवश्य जुड़िए और जुड़ करके इस बैच का लाभ लीजिए। हाँ, मैं एक पंक्ति आप सभी के बीच में ये रखूंगा जो मुद्रा राक्षस की भी पंक्ति है और नीति शतक की भी पंक्ति है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या।
विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजन्ति। सारांश रूप में कहूँ तो 3 श्रेणी के व्यक्तियों की बात की गई है कि एक अधम श्रेणी के हैं जो प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि विघ्न उपस्थित हो जाएगा, एक ऐसे हैं जो विघ्न आने पर रुक जाते हैं, वो मध्य श्रेणी के हैं, और एक उत्तम प्रकृति के लोग हैं, उत्तम प्रकार के लोग हैं कि विघ्न से बार बार मारे जाते हुए भी वह अपने आरंभ किए हुए कार्य को पूर्ण ही करते हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं। तो आप उत्तम श्रेणी के व्यक्ति बनिए, व्यक्तित्व ऐसा विकसित कीजिए और इतना मजबूत हो लीजिए कि कुछ कुछ एक आध दिन की बाधाएं भी आती हैं तो आप नेट से विचलित नहीं होंगे। कुछ नहीं दूरी है, बस आज अभी तो सितंबर 15 सितंबर है, 1 अक्टूबर से बैच प्रारंभ होता है, तो 3 प्लस 6 उधर 6 मत मानिए, 5 ही मानिए, जून में तो परीक्षाएं देनी है, तो 5 3 8 महीने में आप यूजीसी नेट को एकदम काफी अच्छे तरीके से पूर्ण कर जाइए। और बस एक बार दीजिए, उसके बाद नेट जेआरएफ से कोई संबंध रिश्ता नाता नहीं। फिर आप नौकरी की तैयारी कीजिए, फिर आप पीएचडी करना हो तो पीएचडी कीजिए, बार बार नेट देने में समय न बर्बाद कीजिए। बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा पाठ्य सामग्री है, काफी परिश्रम आपको हमको सबको करना है, पूरी टीम लगनी होगी। इसके लिए फीस भी कुछ इसमें आपके दृष्टिकोण से हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से वह ज़्यादा नहीं है। परिश्रम को देखते हुए जो भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस अभी 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक 3999, कहा जाए तो 4000 फीस है। उसके बाद जो कोई भी जुड़ेगा उनके लिए 5000 फीस रखी जाएगी। 1 अक्टूबर तक जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 4000 फीस, उसके बाद 5000, 4999 रुपया फीस रखी जाएगी। फीस ज़्यादा इसलिए है, विषय सामग्री ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, और केवल आपको संक्षेप में यूजीसी नेट जेआरएफ का दिग्दर्शन नहीं कराना है, पाठ्य सामग्री का पूरी की पूरी तैयारी करानी है। और पूरी की पूरी तैयारी में जो परिश्रम लगेगा, जो टीम वर्क होगा, वह जो संसाधन लगेंगे, वह सब कुछ आपके दिए गए फीस पर ही निर्भर करता है, उसी फीस से उसकी पूर्ति होती है। तो आप इसके लिए तैयार होइए और बहुत ऊर्जान्वित होकर के बैच को प्रारंभ किया जाए। आप सभी निश्चित रहिए कि जून 2024 तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, कोई अभाव नहीं बचेगा। बस आपको हमारे मेहनत में आपको अपने मेहनत का साथ लगाना होगा। धन्यवाद। और इस बैच से जुड़ने की प्रक्रिया बता दें, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, मैं थंबनेल पर भी एक नंबर अभी दे रहा हूँ, दिया होगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर दें। गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को भर दीजिए। लिंक को भरते ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट का भी ऑप्शन वहाँ पर है। पेमेंट करने के 1-2 दिन बाद आपको एप्लीकेशन में जोड़ दिया जाएगा और 1 अक्टूबर तक यदि फीस पेड करते हैं तभी ये डिस्काउंट आपको मिल पाएगा, नहीं तो फिर 5000 फी करना होगा। धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी तो आप उसी नंबर पे, जो थंबनेल पे नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मैसेज कर दें, कॉल कर दें, आपकी जिज्ञासा पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद।